फैज़ अहमद, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। जी शुक्रिया भाई। और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि आप जामिया के पार्ट हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है जामिया का पार्ट बनने की, लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं होता। आपका ये सपना पूरा हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ अहमद, बेसिकली आज के इस इंटरव्यू में हम डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एंट्रेंस को लेकर। चूँकि स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं मिल पाती, उन्हें पता नहीं चलता कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है या फिर क्वेश्चन सिलेबस क्या है। उसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई बार एंट्रेंस क्रैक करने से चूक जाता है और जो सपना लेकर वो जामिया आना चाहता है वो सपना कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो इंटरव्यू का हमारा जो ख़ास पर्पस है वो स्टूडेंट को हेल्प करना है। फैज़ अहमद, पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, जो इकोनॉमिक्स एंट्रेंस कोई अगर देता है जामिया मिलिया इस्लामिया में तो कितने नंबर का एंट्रेंस पेपर होता है? जी जैसे कि और भी कोर्सेज है, ठीक है, जामिया में तो लगभग ज़्यादातर जो आपके बीए के कोर्सेज हैं तो वो 100 मार्क्स के होते हैं। मैं जानना चाहूँगा ये 100 क्वेश्चंस जो है 100 मार्क्स का, ये पूरा क्या एमसीक्यूज़ है या फिर सब्जेक्टिव पार्ट भी है इसका? जी पूरा ऑब्जेक्टिव है, 100 एमसीक्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, अगर हम सिलेबस की बात करें, जैसे आपने बताया जो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, तो पूरा ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स का सिलेबस क्या क्या है? जी सिलेबस जो है वो है आपका 4 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है। पहला है आपका लैंग्वेज स्किल्स जो कि 20 मार्क्स का होता है, जनरल अवेयरनेस जो कि 40 मार्क्स का है, रीजनिंग 20 का है और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। तो इस तरह से 4 पार्ट में सिलेबस डिवाइडेड है और इन चारों को मिलाकर के 100 मार्क्स होते हैं। मैं जानना चाहूँगा, आपने 4 पार्ट में बांटा, उसमें आपने एक में लैंग्वेज को रखा, लैंग्वेज स्किल को। तो लैंग्वेज स्किल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? लैंग्वेज स्किल में बेसिकली इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए और भी बहुत सारी ग्रामर के पोर्शंस हो सकते हैं। तो इसका हर साल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में। कोई डेफिनेट कोई एक करिकुलम नहीं बनाया हुआ है कि इसी से क्वेश्चंस आएगा। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी तो जनरल अवेयरनेस में जो है आपके सोशल साइंस के, आपके सोशल साइंस 6 to 12 में से क्वेश्चंस रहते हैं, प्लस आपके जनरल अवेयरनेस में आपके करंट अफेयर्स भी रहते हैं, ठीक है, और बेसिकली आपके एनसीईआरटीज बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन। तो ये इसको अगर डिवाइड करें हम लोग, ठीक है, अगर मेजरली डिवाइड करें तो ये 2 पार्ट में होता है। एक आपका एनसीईआरटीज जो कि आपका 6 से 12 रहता है, प्लस आपके करंट अफेयर्स होते हैं। बाकी आपने यहाँ पे रीजनिंग के बारे में जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा जो रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन होता है? रीजनिंग तो देखिए जैसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग होता है। रीजनिंग आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं। रीजनिंग में सच एज आपके टाइम इन वर्क वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, फिर आपके अल्फाबेट क्वेश्चंस हो जाते हैं, फिर आपके ब्लड रिलेशन, फिर आपके इसी तरह के जी ब्लड रिलेशंस हो गए, तो डेट एंड टाइम क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे रीजनिंग के लगभग 13 से 14 पार्ट्स होते हैं रीजनिंग के। अच्छा। तो 13 से 14 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रीजनिंग में। ओवरऑल अगर कोई तैयारी करना चाहे, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की तैयारी के लिए कोई प्रॉपर बुक आती है? 100% किसी बुक से तैयारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि आपके जितने भी पोर्शन है इसके, ठीक है, वो बहुत वोलेटाइल है, वास्ट है। बिल्कुल। वो किसी बुक में वो कंसाइज्ड कवर अप नहीं हो सकते हैं। हाँ, पर आपके शफीकुर रहमान साहब की किताब है जो कि आपकी कंबाइंड आती है बीबीए, बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, और एक अरिहंत की भी बुक आती है। तो इनमें से कोई भी बुक से अगर प्रिपरेशन कर लिया जाए, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बुक्स के भरोसे ना रहे तो फिर वो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अच्छा, जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे तो कौन कौन सी बुक का सहारा लिया था आपने? मैंने तो सिर्फ एक ही बुक का सहारा लिया था, लाइक मैंने सिर्फ शफीकुर रहमान से प्रैक्टिस किया था। प्लस पॉइंट मेरी ये थी कि मैं करंट अफेयर्स हमेशा से देखते आ रहा था, और 12th के जस्ट बाद ही मैंने एनसीईआरटीज पढ़ना शुरू कर दिया था। अच्छा। तो इस वजह से मेरी जो
पूरी की पूरी जो है मेहनत सिर्फ शफीकुर रहमान पे नहीं थी, अच्छा अच्छा अच्छा। साइड से एनसीईआरटी पे भी थी, प्लस करंट अफेयर्स पे भी थी। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहूँगा, जो जामिया मिलिया इस्लामिया में बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में सीट्स कितना है सीट्स तो टोटल 53 है ऑफिशियली? जी, ऑफिशियली 53 सीट्स है। और मैं एक्सक्यूज करना चाहूंगा, यहाँ पर हमने जो पार्ट 4 था न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो वो वाला पार्ट हमने कवर नहीं किया था। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा जी। मैथ्स के क्वेश्चंस जैसे 11-12 के रह सकते हैं, कभी कभार होता है 9-10 से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 11-12 में जैसे जामिया का जो ट्रेंड था 2020 के एग्जाम से पहले, तो ट्रेंड ये था कि हमेशा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस रहते ही रहते थे, प्लस आपके परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस रहते थे, परसेंटेज बेस्ड जो रहते थे क्वेश्चंस। पर 2020 में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया था और न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंदी और टाइम टेकिंग थे। अच्छा अच्छा। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस की वजह से इस बार का जो कट ऑफ था आपका 2020 का, तो वो काफी लो गया था, क्योंकि टाइमिंग आपका सिर्फ 1 आवर का मिलता है हम लोग को, और प्लस में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस में आपकी अगर 20+20 रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर 40 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो क्वेश्चंस उतने टाइम में सॉल्व नहीं हो पाता है, तो इस वजह से कट ऑफ काफी लो गया था। कितना गया था कट ऑफ? कट ऑफ जो था आपका मैं डिस्क्रिप्टिव में बताता हूँ। कट ऑफ आपका जनरल का जो कट ऑफ गया था, मिनिमम कट ऑफ जो था वो 56 था, मुस्लिम माइनॉरिटी का 50 था, वहीं मुस्लिम ओबीसी एसटी का जो था वो 47 था, और आपका मुस्लिम विमेन का जो था वो 46 था, जामिया इंटरनल का 50 था, और आपके जो JNK के स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए 47, और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 20, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज PWD उन लोग के लिए 21 था। यहाँ पे फैज साहब, मैं आपका कुछ पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूँगा। तो जिस वक्त आप तैयारी कर रहे थे, आपका मिशन था जामिया मिलिया में एडमिशन लेना, तो उस वक्त आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या था? जी, तैयारी की स्ट्रेटजी ये थी कि मैंने जो है सिलेबस को मैं जब भी किसी भी एग्जाम को अगर प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं सिलेबस को देख लेता हूँ। सिलेबस जब एक बार किसी भी एग्जाम का अगर सिलेबस फिर समझ में आ जाए तो उसको क्रैक करने का जो है आपका 30% ऐसे ही क्रैक हो जाता है। तो सिलेबस को मैंने देखा, सिलेबस को मैंने उसी टाइप से उसको एनालाइज किया, और फिर सिलेबस जो था आपका 4 पार्ट्स में जैसे मैंने बताया, तो उसको पार्ट बाय पार्ट जिस तरह से मेरा इंटरेस्ट गया, तो उस हिसाब से फिर मैंने पार्ट बाय पार्ट उसको करना शुरू कर दिया। लाइक सबसे पहले मैंने रीजनिंग वाला जो पोर्शन था, उसको सबसे पहले मैंने कवर अप किया था, क्योंकि रीजनिंग में आपके लगभग 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सिर्फ जान लेना या फिर उनको कैसे सॉल्व करने लेना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये होती है, एक्सेलेंस तब आता है जब हम लोग उस क्वेश्चंस पे कमांड ले आते हैं, और वो कमांड बार बार प्रैक्टिस करने पे होता है, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है बहुत मैटर करता है, टाइम फ्रेम बहुत कम है, बिल्कुल। तो उसको कवर अप करना है। एक क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो हमें 1 मिनट से भी कम मिल रहा है उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छा कमांड चाहिए। तो फैज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी कुछ दिन बचा हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया में इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का, तो ऐसे में जो लोग इस साल तैयारी कर रहे हैं, जिनका मिशन है जामिया में एडमिशन लेना, उन्हें आप स्पेशल गाइडेंस या फिर स्पेशल मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि एग्जाम का जो ड्यूरेशन था, जो मैंने बताया कि 1 घंटे का था, उसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे शायद याद हो रहा है अभी कि वो 1.5 घंटे का एग्जाम था। 1 घंटा 30 मिनट होता है। हाँ, 1 घंटे 30 मिनट का, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वो गलती से मैंने बोल दिया, अभी जहन में आया मेरे। हाँ, तो जो लोग भी एस्पिरेंट्स है जामिया के, तो कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो अगर जामिया का फॉर्म भरता है तो वो प्लस में अलीगढ़ का भी फॉर्म भर लेता है। ये दोनों जगह जो है एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस के बेसिस पे होता है, और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी भर लेते हैं फॉर्म।
तो ऐसा है कि टाइम अभी भी गया नहीं है, टाइम अभी भी बहुत है अगर कहने को देखे तो, क्योंकि पेपर ऐसा है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, और आपका जो जितने भी पार्ट्स हैं, इंग्लिश सपोज दैट अगर हम इंग्लिश को ही देख लें तो सबसे पहले इंग्लिश को देखते हैं। तो इंग्लिश का जो पार्ट है तो वो ऐसे नहीं कि हम उसको 4 दिन में या फिर 1 महीने में हम कवर अप कर लेंगे, वो वास्ट है, बिल्कुल वो कन्फाइंड है ही नहीं कि हम लोग उसको 1 महीने में हम लोग समझ लें कि बस इस एरिया से इस रीजन से आने वाला है तो हम लोग कवर अप कर लेंगे। इंग्लिश हम अब तक जो पढ़ते आए हैं तो वो सब हमारा एक तरह से वो सब हमारा एग्जाम में हो सकता है रिवाइज हो जाए, कहीं से भी आ जाए। सिनोनिम्स हम इतने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंटोनिम्स पढ़ते आ रहे हैं, फ्रेजेस पढ़ते आ रहे हैं, आइडियम्स पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। बाकी अगर हम देख ले जनरल अवेयरनेस, देखिए तो जनरल अवेयरनेस में भी चाहूँगा आपको रोकने के लिए, जो कम समय में अगर सब्जेक्ट को इतना एलोबरेटली देखते हैं तो शायद जो तैयारी करने वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने शॉर्ट में जानना चाहूँगा जी। शॉर्ट में वो कैसे तैयारी करें या फिर अपना किस तरह स्मार्टनेस का यूज़ करें। जी, तो अगर हम कम टाइम में देखें, ठीक है, स्मार्ट स्टडी की अगर बात करें तो सबसे पहला फोकस किसी भी स्टूडेंट का जो होना चाहिए वो उस पोर्शन पे होना चाहिए जिसपे बिल्कुल डेफिनेट हो कि आने वाला है। जैसे रीजनिंग आपका हो गया और न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया और आपके एनसीईआरटीज हो गए, यानी जनरल अवेयरनेस। ये जो आपका पोर्शन हो गया 40 + 20 + 20 यानी 80 मार्क्स का जो पोर्शन हो गया, अगर उसमें से करंट अफेयर्स को हम हटा दे 10 मार्क्स का, तब भी हमारे पास 70 मार्क्स जो होते हैं वो हमें पता है कि इनमें से आने वाले हैं ऑलरेडी। तो कम टाइम में भी हम एनसीईआरटीज को काफी अच्छे से हम कवर अप कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। प्लस रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो बात है तो वो हम जाहिर सी बात है अगर हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस करें, सिर्फ एग्जाम पे हमारा फोकस हो, काफी टाइम सपोज दैट हमारा एग्जाम के लिए सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। अगर मैं अपना केस बताऊं तो घर में उस टाइम पे कुछ इंसिडेंट हो गया था जिस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया था। तो मुझे 15 दिन एग्जाम्स के बचे हुए थे और मुझे रियलाइज हुआ कि अब शायद करना चाहिए क्योंकि अब तो वक्त बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। तो लगभग 15 दिन में 5 दिन तो ऐसे ही किसी तरह निकल गए सिलेबस को समझने में, मटेरियल्स को अरेंज करने में, बुक्स अरेंज करने में। आखिरी का जो 10 दिन था वो मेरा एक्चुअल प्रिपरेशन था। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि एनसीईआरटी मैं पहले से करते आ रहा था। तो मैंने जो 10 दिन में मेनली फोकस किया वो मेनली मैंने आपके रीजनिंग हो गए और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो वो अगर कोई भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके वहीं आने वाले हैं, बस आपके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, आपके डिजिट्स चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके जो 70 मार्क्स से समझ ले, अगर 70 मार्क्स से समझ ले तो 70 मार्क्स का आपका एक रिजर्व है। बिल्कुल कि अगर 70 मार्क्स का पेपर आप अगर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फिर आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। बहुत अच्छे अगर नंबर नहीं भी आते हैं तभी आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। बिल्कुल फैज साहब, आपने बहुत अच्छे से हर पार्ट को एक्सप्लेन किया और आपने स्मार्ट स्टडी के पार्ट को जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगा। फैज साहब, इतनी सारी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपनी कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें रखने के लिए। मुझे भी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैंने भी सीनियर से कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, जामिया के जो थे उनसे भी मैंने हेल्प लिया था, उनसे गाइडेंस ली थी।